स्ट्रिक्ट वार्निंग मैं आप सबको देना चाहूंगा, अपने बच्चों को इस वीडियो से दूर रखो, नहीं तो वो एक हफ्ता खाना नहीं खाएंगे। सोचो आपको जबरदस्ती एक डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और उस डॉक्टर के पास एक कटर मशीन है जिसके अंदर कुछ ब्लेड्स स्पीड से नहीं धीरे धीरे घूम रहे हैं, और तुम्हें उस वक्त यह पता है कि अगर मैंने अपना हाथ उस मशीन के अंदर डाला तो वो ब्लेड्स मेरे हाथ का कचूमर बना देंगे। और वो डॉक्टर कहता है कि चलिए अब अपना दायां बाजू इस होल के अंदर डालो, लेकिन आपकी मजबूरी ऐसी बन चुकी है कि आपको अपना बाजू उस मशीन के अंदर डालना ही पड़ेगा। आप उसके अंदर अपनी बाजू डालो, उससे पहले डॉक्टर आपको यह कहता है कि जब तुम्हारा हाथ अंदर छोटे छोटे पीसेस में धीरे धीरे कट रहा होगा तो उस वक्त तुम्हारी चीख नहीं निकलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपना दूसरा हाथ भी उसी मशीन के अंदर डालना होगा। वो मशीन अब अपना काम करना चालू करती है, आपका बाजू उस मशीन के अंदर है और उस मशीन के अंदर वो तीखे शार्प ब्लेड्स धीरे धीरे कच 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 आपका बाजू काटना शुरू कर देती है छोटे छोटे पीसेस में। तो क्या आपकी चीख निकलेगी? बिल्कुल मत चीखना, नहीं तो दूसरा बाजू भी आपको गंवाना पड़ेगा। घबराइए नहीं, आपके साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक मनुष्य आखिर कितना दर्द सह सकता है। अब आप इमेजिन करो, आपके हाथों को बर्फ की तरह जमाने के बाद उसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला जाए उबलता हुआ, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लग रहा होगा ऐसा भला कौन करता होगा, ये तो सारी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। अगर हुआ भी होगा तो किसी एक आध बंदे के साथ हुआ होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा एक्सपेरिमेंट एक के साथ नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ एक साथ किया गया था। और इन सब घटनाओं के पीछे कुछ लोग थे। यूनिट 731। इस यूनिट ने 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को कद्दू मूली की तरह काट डाला फॉर नो रीजन, बस अपने गंदे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हार्बिन पिंगफैन डिस्ट्रिक्ट में इनका हेडक्वार्टर था, जो कि उस समय चाइना में जापान का पपेट स्टेट था, जिसे अब नॉर्थ चाइना भी कहा जाता है। यूनिट 731 में लोगों को गोली मारकर या फांसी लगाकर नहीं, बल्कि वो लोग डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की भूख के शिकार हो जाते थे। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पर। आपने कभी इसको देखा है? इस क्रिएचर को सेंटिपीड बुलाया जाता है। लंबा सांप जैसा शरीर और इसकी सैकड़ों टांगे। खैर, मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्या आपने सन 2009 में आई द ह्यूमन सेंटिपीड मूवी को देखा है? देखो, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको यह क्रिएचर दिखाया जिसका नाम है सेंटिपीड। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया, क्या आपने सन 2009 में आई द ह्यूमन सेंटिपीड मूवी के बारे में सुना है? शायद देखी हो। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं। अगर देखना है तो उल्टी मत करना। इस मूवी का कॉन्सेप्ट था कि क्या इंसानों पर सेंटिपीड एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे अगर दुनिया में खाने की कमी हो जाए तो जो इंसान के खाने का वेस्ट बनेगा वो बर्बाद ना हो। फिल्म में यह एक्सपेरिमेंट कुछ लड़कियों पर किया गया था शायद, जिसमें यह डॉक्टर अपने पेशेंट्स को यह बताता है कि मेरा प्रोफेशन जानदार चीजों को आपस में जोड़ना है। फिर वो लड़कियों को उनके साथ होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले वो उनको कहता है कि वो उनकी नीज को काट देगा ताकि वो खड़ी ना हो सके। फिर वो बताता है कि सब्जेक्ट बी और सी दोनों के जबड़ों, दांत और होठ तीनों को निकाल देगा और सब्जेक्ट ए के साथ जोड़ देगा, यानी बी को सब्जेक्ट ए के साथ और सी को बी सब्जेक्ट के साथ। फिर वो उनकी हिप्स की त्वचा फाड़कर उनकी गालों के साथ जोड़ देगा, जिससे यह होगा नहीं स्टार्ट जिससे यह होगा कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा वो खाना उसकी अंतड़ियों से होता हुआ जब वेस्ट बन जाएगा तब वह सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा, और फिर वो वेस्ट सब्जेक्ट बी से होता हुआ सी में चला जाएगा। और अगर सब्जेक्ट बी और सी ने उल्टी की तो मैं तभी बोल रहा था कि इस पार्ट को स्किप कर दो। नहीं माने तो अब सुन लिया, तो अब कैसा लग रहा है? चलो, ये तो एक मूवी थी।
लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? क्या सच में ह्यूमन सेंटीपीड को किया जा सकता है? क्या पहले कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ? देखिए, दुनिया में जितनी भी मूवीज बनती हैं वो कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से रिफ्लेक्ट होकर ही बनती हैं। अब बात करें कि क्या यह एक्सपेरिमेंट कभी रियल लाइफ में हुआ है, तो मैं बता दूं कि यस, पर जैसा मूवी में दिखाया गया है कुछ वैसा नहीं। मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, कुछ वैसा ही। नाजियों ने ह्यूमन टॉर्चर कैंप्स के अंदर विक्टिम्स पर ऐसे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लोगों का कहना है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सबसे पहले नाजियों ने किए थे, लेकिन वही कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले यूनिट 731 के दौरान हुए थे। जापानीज साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को हाशुपुआ कहकर पुकारते थे, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि ह्यूमंस अपना वेस्ट खाकर जिंदा रह सकता है या नहीं, जब कभी भी दुनिया में अकाल पड़ जाए या खाने की कमी पड़ जाए। तो मैंने जब यह पढ़ा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सच में हो चुके हैं तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई भाई। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। लेकिन अभी तो और सुनते चलो। यूनिट 731 चाइनीज लोगों पर डिजीज से भरे हुए इंजेक्शंस लगाकर देखती थी, उसका असर जानने के लिए, और यह जानने के लिए कि वो कितनी देर में मरते हैं। उन्हें जानबूझकर प्यासा रखा जाता था, यह जानने के लिए कि उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। यही नहीं, वो चाइनीज लोगों के हाथ पैर जानबूझकर काट देते थे। और जैसा हम चूहों और सूरों पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, यह यूनिट 731 आम लोगों को चूहों से भी बदतर समझकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एक्सपेरिमेंट जैसे कि एक खेत में लैंडमाइन बिछाना और फिर वहां इन लोगों को बिना कुछ बताए छोड़ देना, ताकि उन लैंडमाइंस की क्षमता को चेक किया जा सके कि वो उछलकर कितनी दूर तक गिरते हैं और उस लैंडमाइन का असर कितनी दूर तक है। इनके विक्टिम सिर्फ कैदियों तक ही सीमित नहीं थे, वो लोगों को किडनैप भी कर लाते थे, जिसमें ना सिर्फ आदमी, उसमें औरतें भी होती थी, खासकर प्रेग्नेंट औरतें और छोटे बच्चे भी, और वो बच्चे भी जो अभी अभी पैदा ही हुए होते थे। लेकिन यूनिट 731 का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था प्रेग्नेंट औरतें। वो प्रेग्नेंट औरतों के पेट को फाड़कर सीधा ही उन बच्चों को बाहर निकाल लेते थे, जबकि उन औरतों को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, शायद उस वक्त था भी नहीं, तो वो तड़प तड़प कर वही मर जाती थी, और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उन औरतों पर हंस रहे होते थे। आपने नेटफ्लिक्स पर जियोंग क्रिएचर वेब सीरीज देखी है? बस आप इतना समझ लीजिए, उससे भी बदतर यूनिट 731 चाइनीज लोगों के साथ कर रही थी। ज्यादातर लोग चाइनीज थे, लेकिन उनमें से कुछ रशियंस और कुछ मंगोलियन भी थे। जापान ने अपना ये बायोलॉजिकल प्रोग्राम 1930 की शुरुआत में किया था, और ये उन्होंने सीक्रेटली किया था, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर 1925 में जिनेवा कन्वेंशन की वजह से बैन लगा हुआ था। और चाइना की मंचूरियन वाली जगह उन्होंने इसलिए सिलेक्ट की, वो यहाँ ना कि इन कारनामों को अपने देश से दूर लेकर जा सकते थे, बल्कि यहाँ पर वो जितने चाहे उतने चाइनीज लोगों का अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते थे। और इन सब कारनामों के पीछे थे सिर्फ ये दो लोग, या कह लो यही वो शैतान थे, यही वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने यह सब कुछ चालू किया था। सर्जन जनरल शीरो इशी, जो कि जापानीज आर्मी का चीफ मेडिकल ऑफिसर था, और एक ये जापानीज सरकार का चमचा और मिनिस्टर जिसका नाम था सदाओ अराकी। वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका इनसे पहले कोई बहुत तगड़ा हथियार ना बना ले, इसलिए ये पहले ही अमेरिका को खत्म कर देना चाहते थे। एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन लोगों को बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में लाया जाता था, उन्हें अच्छा खाना, साफ पानी, अच्छी डाइट दी जाती थी, और फिर स्टार्ट होता था उन साइंटिस्ट का असली खेल। अगले कुछ दिनों तक उन्हें ना तो खाने और पीने के लिए पानी दिया जाता था, और फिर उन सब्जेक्ट्स की खराब होती हालत को डॉक्यूमेंट किया जाता था, और फिर उन पर जानवरों की तरह, या कह लीजिए जानवरों से भी बदतर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कस के बांध दिया जाता था और बिना एनेस्थीसिया के चीर फाड़ किया जाता था, और वह चिल्ला रहे होते थे। और कुछ लोगों को तो वायरसेस और जानलेवा बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करके देखा जाता था, और फिर उनके मरने के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता था। इंसानों को इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने का एक कोड वर्ड भी था, मारूटा। अगर उन रिसर्चर्स को ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करना होता था, तो वो गार्ड्स को लिस्ट में से एक कैदी का नाम टिक करके दे देते थे, और फिर वो गार्ड सीधा उस कैदी के सेल में घुसकर उसका सर कलम करके रिसर्चर को दे देते थे। फिर रिसर्चर्स उसकी खोपड़ी को फाड़कर उसके ब्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो या तो उस ब्रेन को कचरे में फेंक देते थे, और कुछ को ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व कर लिया जाता था। ये तस्वीर मैं आप सबके सामने ला रहा हूं।
देख लीजिए। जर्नल इशी के सबसे मेन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था फ्रोस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट, जिसमें सब्जेक्ट के हाथ पैरों को ठंड में फ्रोज कर दिया जाता था, मतलब बर्फ ही बना दिया जाता था, समझ लीजिए आप ऐसा ही। फिर उन पर अलग अलग टेम्परेचर का उबलता हुआ पानी डाला जाता था ताकि फ्रोस्ट बाइट का ट्रीटमेंट ढूंढा जा सके, और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, और इसकी वजह से आज के वक्त कई जानें बची हैं। इसी ने यह डिस्कवर किया कि फ्रोस्ट बाइट का इलाज करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस का पानी ही सबसे सूटेबल होता है, लेकिन यह पता लगाने के लिए भी उसने पता नहीं कितने ही लोगों को कद्दू मूली की तरह काट डाला, कितने ही ट्रायल और एरर किए। उनके तो ऑर्गन्स को भी बाहर निकालकर टेस्ट किया जाता था। ब्लड लॉस की स्टडी करने के लिए प्रिजनर्स के हाथ पैर यूं ही काट दिए जाते थे, और कभी कभी तो टांगों को ऑपोजिट साइड रीअटैच किया जाता था, यानी लेफ्ट टांग को राइट पर लगा देते थे और राइट टांग को लेफ्ट टांग से टांगों के साथ जोड़ देते थे, या चुड़ैल की तरह टांगों को आगे पीछे कर देते थे। और वहीं कुछ सब्जेक्ट्स के स्टमक को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता था और इंटेस्टाइन को सीधा फूड पाइप से जोड़ दिया जाता था। बहुत ही क्रूर हरकतें की इन हैवानों ने। हैवानियत इतनी थी कि इन्होंने एक माँ बेटी को एक गैस चैम्बर में बंद करके उसमें जहरीली गैस छोड़ दी और फिर उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर ऑक्सीजन ना मिले और टॉक्सिक गैस फेफड़ों में घुस जाए तो कितने समय में मौत होती है। इसके अलावा यूनिट 731 ने चाइनीज सिटीज और विलेजेस पर अपने बनाए बायोलॉजिकल वेपन्स भी छोड़े, यानी वो बॉम्ब, कह लीजिए वायरस बॉम्ब। इन वायरस बॉम्ब्स को एयर ड्रॉप कंटेनर या किसी और तरीके से आसपास के इलाके में फैलाया जाता था, जिसमें बहुत से लोग मरे। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों गिराया। अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो वो खुद खत्म हो सकता था, क्योंकि जापानीज आर्मी हार नहीं मान रही थी। वर्ल्ड वॉर के बाद मिले सबूतों से यह पता चला कि वो अपने इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स को मंकी या मंचूरियन मंकी कहकर पुकारते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान यूएसए से हार गया तो यूनिट 731 का भी एक तरह से अंत हो गया। यूनिट 731 के कमांडर्स को पहले तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें अमेरिकन अथॉरिटी के द्वारा छोड़ दिया गया और उन्हें बकायदा इम्यूनिटी भी दी गई। ये डिसीजन पार्शियली उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और रिसर्च डेटा के लिए लिया गया था, जो कि उन्होंने चाइनीज लोगों पर अत्याचार करके हासिल किए थे। वो यूएसए ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और करना चाहता था। इस प्रकार की कार्रवाई ने कंट्रोवर्सी पैदा की और कुछ लोग आज भी इस पर अनजस्टिस की बात करते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने भी अपने उन कातिल जर्नलों की प्रोटेक्शन की, जिससे कि उन्हें वॉर क्राइम में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। इन डिसीजंस ने यूनिट 731 के क्राइम्स को छुपाने का काम किया और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला। और आप भी भूल जाइए मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद घिन आ रही है। और खाना टाइम से खा लेना।